बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य मेरे सतगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं अपने पारक अनुसंधान केंद्र के चैनल की ओर से अपने सभी श्रोताओं को साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। मेरे छोटे से प्रयास को साहस देने का कृपा करें। अपनी आपकी मदद से जिससे आगे और कुछ आप लोगों को पेश करने का मेरे में उत्सुकता हो, यदि आप लोगों को मेरा प्रवचन ठीक लगता है, यदि कोई गलती हो उसको मैं क्षमा का पात्र हूँ। और छोटे से बटन को लाइक व सब्सक्राइब करके मेरे साहस को बढ़ाएं, जिससे मैं और भी आगे आप लोगों के लिए सदगुरु श्री अभिलाष साहेब अन्य संतों के जो टूटे फूटे विचार हैं आप लोगों के सामने पेश करता रहूं। धन्यवाद। आज का विषय है कि समाज किधर जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे होगी? आज के बच्चे दुर्व्यसन में हैं, लड़के दुर्व्यसन में हैं और लड़कियां फैशन में हैं। इस पर विचार, कहावत है कि एक नारी चाहे घर को स्वर्ग बना दे, चाहे घर को नरक बना दे। अगर नारी को संस्कारवान है, नारी गुणवान है, तो घर को सुंदर स्वर्ग बना सकती है। पुरुष घर को केवल सजा सकता है, अच्छे सोफा सेट, ड्राइंग रूम, पैंट शर्ट बढ़िया, अच्छा झालर लगा सकता है, झूमर लगा सकता है। लेकिन असली सुंदरता, असली घर को सजाने का सहयोग केवल नारी को है। केवल नारी ही घर को सुंदर बना सकती है। और कैसे बनाएगी? सबसे पहले अपने मन को सुंदर बनाए, अपने मन में सदैव दूसरे के प्रति दया का भाव, अदब मर्यादा वाली होनी चाहिए। जो अदब मर्यादा वाली होगी वही घर की लक्ष्मी कहलाती है। पहला है कि अदब मर्यादा। कितने ही आभूषण से सजी हो स्त्री, कितने ही आभूषण से नारी सजी हो,
चाहे वो माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी आदि जैसी हीरोइनों से भी सुंदर हो, लेकिन उसका आदर्श, उसकी मर्यादा शीलवान गुणवान नहीं है तो वह घर सुंदर नहीं बन सकता। हमारी बहन बेटियां होती हैं, हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हैं, अपने बच्चों को हम क्या शिक्षा दे रहे हैं। यदि हम शिक्षित हैं, हमारे आदर्श अच्छे हैं, तो आगे हमारे बच्चे भी उसी तरह से आदर्शवान बनेंगे। आजकल की जो नारियां हैं अपने को फैशन में रखती हैं, लड़कियां भी फैशन में रहती हैं। मेकअप करते हैं, शरीर का मैचिंग करते हैं, बाहर का रूप संवारती हैं, अंदर कूड़ा कबाड़ भरा होता है। हमें अंदर के स्वरूप को संवारना है। जब तक हम अंदर से अच्छे नहीं होंगे, बाहर के रूप को संवारने से हम सुंदर नहीं बन सकते। घर में हम लोग कैसा व्यवहार करते हैं आपस में, परिवार वालों से, सास ससुर से कैसा व्यवहार करते हैं, आपस में कलेशबाजी, लड़ाई झगड़ा, तो सुंदर व्यवहार तो नहीं हुआ। ये व्यवहार की सुंदरता नहीं है जब तक अंदर की सुंदरता नहीं होगी। कुछ स्त्रियां होती हैं बाहर से भी सुंदर होती हैं और अंदर से भी सुंदर होती हैं। लोग उनके व्यवहार से प्रभावित होते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो सुंदर देखने में नहीं होती, सांवली होती हैं, पर उनका व्यवहार इतना अच्छा होता है, आए गए को पानी देती हैं, प्रेम से बैठाती हैं, मुस्कुरा के बोलती हैं, हाँ भैया, हाँ बाबूजी, हाँ साहब जी, बड़े प्रेम की भाषा बोलती हैं। लोग उनसे प्रसन्न होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से अच्छा व्यवहार करती हैं। तो लोग कहते हैं भाई चाहे जैसी हो, चाहे काली है, सांवली है, सुंदर भले न हो, लेकिन इसका व्यवहार बहुत सुंदर है। पत्नियां दो प्रकार की होती हैं। एक पत्नी होती है धर्म पत्नी, दूसरी होती है गरम पत्नी। कितनी होती हैं? दो, एक धर्म पत्नी और एक गरम पत्नी। कि घर वालों को संस्कार सिखाती हैं। जो धर्म पत्नी होती है घर वालों को संस्कार सिखाती हैं। कहीं भक्त घर की आ गई तो कहना क्या, भक्ति भाव घर वालों को भी अपना संस्कार डाल देती हैं। भक्ति करना, भजन करना, सत्संग में ले जाना, मंदिर में ले जाना। और जो ऐसे उबड़ खाबड़ घरों से आ जाती हैं, वो खुद तो खाती पीती आई हैं कुछ कुछ अंडा मीट मच्छी, और आ करके वही अपने घर में भी बनाना शुरू कर देती हैं, बच्चों को खिलाना शुरू कर देते हैं। और अदब मर्यादा की तो बात ही नहीं होती। आप कुर्सी पे बैठी हैं
उधर ससुर या भसुर जी जेठ वगैरह आ जाते हैं तो मुंह घुमा के बैठ जाएंगी, बस थोड़ा इतना करेंगी। ये अदब है। ससुर आए, कोई बड़ा आए, उठ जाना चाहिए, मर्यादा में उठ करके नमस्कार करना चाहिए, पैरों के हाथ लगाना चाहिए, फिर इसको कुर्सी दे देना चाहिए, पानी पूछ लेना चाहिए। ये अदब मर्यादा है। अच्छी बहू होगी, नारी का फर्ज है कि सास की कदर करे। सास अगर कुछ बोल देती है तो सह लेना चाहिए, तो सास की कदर है। सास बोली एक शब्द तो बहू 4 शब्द बोल देती है, तो सास की क्या कदर रही। हमारा सबसे पहले बैठना, कहाँ बैठना है, किसको कैसे बैठाना है, किसके साथ कैसे बात करनी है। दूसरा है बोलना, बोलने का व्यवहार हमारा कैसा है, और देखने की मर्यादा। दूसरों की तरफ किसी से बात करो, नजरें नीचे करके बात करनी चाहिए। आंखों में आंखें डाल करके कितनी स्त्रियां पुरुष से बात करती हैं। सास ससुर से आंखों में आंखें डाल करके बात करती है, ये मर्यादा नहीं कहती। हमेशा नजरें नीचे करके तब बड़ों से बात करनी चाहिए। और चौथी है कपड़े पहनने की मर्यादा। आजकल तो फैशन तो देखते ही बनता है। कपड़े का फैशन, कपड़ा पहना जाता है तन को ढकने के लिए, तन को ढकने के लिए होता है, दिखावे के लिए नहीं होता। और तो और सिर से दुपट्टा या सिर से साड़ी पहनी है तो सिर से कपड़ा हट जाता है। कोई मतलब ही नहीं है सिर पर कपड़ा रखने का। घूंघट का तो जमाना ही खत्म हो गया। घूंघट एक मर्यादा के लिए, पहले के लोग बुजुर्ग भी होते, वो भी बड़ा कोई सामने ससुर है कोई है तो पूरा घूंघट नहीं तो आधा नाक तक घूंघट रखते थे। आज तो सिर पर कपड़ा ही नहीं रहता, चुन्नी नहीं रहती, बाल खुले रहते हैं, फैशन बन गया है। कितनी लड़कियां हैं, बाजार में जाओ तो 90% लड़कियों के सिर पर चुन्नी नहीं मिलेगी। ऐसे ही सीना खोले घूमती हैं। बेटियां टाइट जींस और टाइट टी शर्ट, दुपट्टा तो बिल्कुल साफ हो गया है। शरीर पर, सीने पर, सिर पर कोई दुपट्टा ही नहीं, बिल्कुल एकदम लड़के की तरह घूमती हैं। जब शरीर ढकेगा नहीं, अंग प्रदर्शन होता है, शरीर के अंग नजर आते हैं। टाइट जीन्स रहती है, टाइट शरीर के टी शर्ट रहती है तो लोग उनकी तरफ घूरेंगे नहीं तो क्या उनको नमस्कार करेंगे। जब घूरते हैं, उनकी तरफ देखते हैं तो कहते हैं कि मेरी तरफ घूर रहा है, देख रहा है। कुछ लड़के होते हैं जो सज धज के फैशन में होती हैं, उनको देखते ही रहते हैं। कई लोग तो देखते देखते आगे चलते रहते हैं, जाके टकरा के गिर भी जाते हैं। गाड़ी चलाते चलाते देखते जाते हैं, टकरा जाते हैं। इतना देख करके पगला जाते हैं युवक भाई लोग भी। इसलिए हम लोगों को इस अपने परिवार को सभ्यता सिखानी चाहिए। कपड़ा कैसे पहनने की, कांधे पर, दोनों कांधों पर से कपड़ा बिल्कुल खत्म, गोल गोल
दिखाने की क्या फैशन है? शरीर दिखाई दे, पीछे से कटिंग इतनी हो जाती कि पूरी कमर नंगी रहती है। और औरतें जो साड़ी पहनती हैं, चुटिया लगाती हैं, चुटिया बांधती हैं, उसमें लटकन लगा लेती हैं। साड़ियों में लटकन लगा के पीछे से लटकता रहता है। किसके लिए लगाती हैं? किसको दिखाती हैं? दूसरा देखे मेरे पीछे बढ़िया लड़ियां लटक रही हैं। ये फैशन है। गुरुद्वारे में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, वहां पर लिपस्टिक लगा करके, सज धज करके कि हम दूसरों से अच्छी लगें, दूसरा हमें देखे तो अच्छा लगे, अच्छा कहे कि ये स्त्री बड़ी सुंदर है। और मेकअप करेंगी कैसा? पूरा मैचिंग करेंगी शरीर का। नॉल पॉलिश ऐसी, कपड़ा जिस रंग का उसी रंग की नॉल पॉलिश, उसी कलर की लिपस्टिक, उसी कलर का पर्स बैग, उसी कलर की चप्पल, पूरा मैचिंग करती हैं। मेकअप करेंगी, ब्यूटी पार्लर में जाएंगी, 10-10 हजार रुपया ब्यूटी पार्लर वालों को दे के आते हैं। मेकअप करते हैं, फेशियल कराते हैं। मेकअप कितनी देर चलता है? घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। अगर कहीं पानी से मुंह धो लिया तो तुरंत 2 मिनट में साफ हो जाता है। जितना सिंपलता अच्छी लगती है, ओरिजिनल चीज हमेशा सदा अच्छी लगती है। दिखावा नहीं करना चाहिए। कितने लोग हैं, अभी एक जवान युवा और थी, उम्र लगभग उसकी 45 की होगी, और ट्रेन में थी, बड़ी भड़क रही थी, करे मुझे आंटी कह रहा था। कोई लड़का आंटी कह रहा था। आंटी का फैशन जमाना है, आदमी सबको आंटी अंकल बोलता ही है। अरे कौन सा आपको गाली तो नहीं दे रहा था, अभी आपको भाभी कह देता तो आप मारने के लिए तैयार हो जाती। क्या कहे? अगर आंटी कह दिया तो कौन से आप कहे, मेरी उम्र तो देखो, मैं बूढ़ी हो जाऊं चाहे दादी कह दे, लेकिन मैं कोई बूढ़ी हो गई हूं जो मुझे आंटी कह रहा। कोई आंटी कहना वाला पसंद नहीं करता, और दादी तो बहुत दूर की बात है। दादी कह दिया तो समझ लो आपकी खैर नहीं है। ताऊ कह देते हैं, अंकल कह देते हैं, लगता है उन्हें कि यार, कितने हम लोगों को भी, हम उम्र के ही होते हैं, 2-4 साल का अंतर होता है, अंकल बोलते हैं। हमें खुशी होती है कि कम से कम अपने से बड़ा तो मान रहा है। अंकल कह दिया तो क्या हुआ, बूढ़े हो गए तो बूढ़ा तो होना ही है। लोग जो है कि बूढ़ा नहीं होना चाहते। बाल पकते हैं तो जहाँ बले कटे बाल थोड़े पके सफ़ेद हुए, उनको नोच देते हैं, कैंची से काट देते हैं, और ज़्यादा हुए तो पॉलिश करते हैं, खिजाव लगाते हैं। कितनी बूढ़ी औरतें हैं, जहाँ 40 की हुई तो बाल चमकने लगा तो पॉलिश शुरू, मेहंदी, काली मेहंदी शुरू, लाल मेहंदी शुरू, पूरे बाल को काला करके रखती हैं। जवान बनना चाहते हैं, बूढ़ा कोई नहीं बनना चाहता। आंखों से नजरें कम होती हैं तो चश्मा लगा लेते हैं, कानों से कम सुनाई देता है, मशीन लगा लेते हैं, दांत टूटते हैं, नकली दांत लगा लेते हैं। कब तक अपने को धोखे में रखोगे? ये शरीर एक न दिन तो बूढ़ा होगा ही, और बूढ़ापे की तरफ चलता है। जो कल थे आज नहीं है, जो आज हैं कल नहीं होंगे। तो ऐसी आज की नारियां यदि ऐसी हैं, पुरुष ऐसे हैं, तो मतलब क्या हमारे समाज का पतन नहीं होगा तो क्या जतन होगा? हमारे परिवार को क्या संस्कार मिलेगा?
छोटे छोटे बच्चे भी, मम्मी लिपस्टिक लगाती, चूड़ी पहनती है, तो बच्चे देखते हैं वो भी लिपस्टिक लगाने लगते हैं। 2 3 4 साल के बच्चे खूब लिपस्टिक लगाएंगे, देखते हैं कि मम्मी लगा रही है। और आजकल तो स्कूल की लड़कियां जो पढ़ने जाती हैं, कोई ऐसी अच्छी खानदान की होगी, नहीं तो 90% सब लड़कियां जैसे शादी ब्याही मकलाई हों, मेहंदी लगाएंगी, नॉल पॉलिश लगाएंगी, लिपस्टिक लगा के तब कॉलेज जाती हैं। ऐसा जमाना आ गया। आकर्षण दूसरों पर हम डालते हैं तो समाज का पतन नहीं होगा। बेटियां फैशन में हैं, बेटे दुर्व्यसन में हैं, और माँ बाप टेंशन में हैं। बेटियां यदि ऐसी फैशन में रहेंगी तो समाज उनको बुरी नजर से देखेगा, कोई शैतान उनके साथ छेड़खानी करेगा। तभी तो आज दरिंदे भेड़िए इतने हो गए हैं कि बहन बेटियों का अकेला चलना बहुत मुश्किल हो गया है। कितनी अच्छी बहन बेटियां भी होती हैं, वो भी अकेले कहीं निकल नहीं सकती, अकेले जा नहीं सकती। कारण क्या है? उसकी गलतियां हमारे अंदर हैं। हम लोग भी समाज को बिगाड़ रहे हैं। हर भाई रक्षाबंधन वाले दिन राखी बंधवाए तो बहन से वादा ले कि बहन, तुम आज से ये सब फैशन ना करो और साधारण कपड़े पहनो और किसी के प्रति ऐसा भाव ना रखो। यही बहन से आशीर्वाद मांगे। और हर बहन अपने भाई से रक्षाबंधन के पैसे के बदले उससे आशीर्वाद ये मांगे, भैया आप भी आज से सभी को, मेरी उम्र की लड़कियों को बहन समझना, किसी पर बुरी दृष्टि मत डालना। यदि ऐसा हर बहन भाई रक्षाबंधन वाले दिन ऐसे वचन मांगते हैं तो शायद 50% हमारे समाज का सुधार हो सकता है। और हम लोग विदेश की नकल करते हैं, हीरो हीरोइन की नकल करते हैं। हीरो हीरोइन ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे बाल की कटिंग करते हैं। शहरी लड़कियों को देखा देखी गांव की लड़कियां भी बहुत फैशन में हो गए हैं। शहर वालों को भी घटा दिया है, इतना फैशन। घर में चाहे खाने को ना हो, एक्टिवा लड़कियों को चाहिए। स्कूल कॉलेज जाने लगी, कुछ भी हो, चाहे कहीं से माँ मजदूरी करती है कोठियों में, तो देखा है उनको एक्टिवा ला के देती है। मेरी बेटी भी एक्टिवा पे जाए, और वो भी कहती है मम्मी मुझे एक्टिवा, मेरे साथ की सहेलियां एक्टिवा पर आती हैं, मुझे शर्म लगती है, मैं भी एक्टिवा पे जाऊंगी। जैसे कैसे उनको एक्टिवा ला के देते हैं, और मोबाइल भी देते हैं। मोबाइलों में क्या क्या देखती हैं। मोबाइल बहुत बड़ा लड़कियों के लिए प्रदूषण है। मोबाइल से एक दूसरे से संपर्क बनता है, प्रेम व्यवहार लड़कों से बनता है। वीडियो कॉल करते हैं, फेसबुक पर देख देख के आपस में व्यवहार बढ़ा लेते हैं। फेसबुक पे ही शादियां कर ले रही हैं लड़कियां, एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी कर लेते हैं। और फोन से ही प्रेम बढ़ते बढ़ते आपस में फोन पे कितनी आत्महत्याएं भी हो रही हैं। फोन में लड़ाई हो जाती, झगड़ा हो जाता है, और फांसी लगा लेते हैं लड़का लड़कियां कि लो तुम इतने बजे मरोगे, मैं भी इसी टाइम मरूंगा। कितने हमारे यहाँ लोकल में एक लड़के ने फोन किया, मैं जहर खाने जा रहा हूँ। उधर उसने, लड़के ने जहर खा, इधर कहे मैं भी खा रही हूँ, इधर लड़की ने जहर खा लिया।
ये क्या है? ये फ़ोन की मेहरबानी है। बाप ने उसको 1 लाख रुपए का मोबाइल दिया था। अकेला इकलौता लड़का था। तो बच्चों को कौन बिगाड़ रहा है? उसको आदर्श कौन दे रहा है? हम लोगों की गलती है। माँ बाप ही बच्चों को बिगाड़ते हैं। ब्यूटी पार्लर में जा जा करके मेकअप करते हैं, इतनी भीड़ लगी रहती है, 10-10, 20-20 हजार का मेकअप। ब्यूटी पार्लर अब तो, पहले लड़कियों लेडीज का ब्यूटी पार्लर होता था, अब ब्यूटी पार्लर जेंट्स ब्यूटी पार्लर हो गया है। जेंट्स लोग भी ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। ब्यूटी पार्लर जो नाई की दुकान थी, और ब्यूटी पार्लर बन गई है। नाई नहीं कह सकते उनको। अच्छे अच्छे चित्र लगा के कटिंग के रखते हैं। वो कहते हैं ऐसी कटिंग करो, ऐसी कटिंग करो। ऐसी कटिंग कराते हैं, एक साइड इधर से लंबी धारी जैसे सड़क निकाल दी हो, रोड, एक इधर से टेढ़ी मेढ़ी। क्या फैशन है! कई लोग तो बाल ऐसे उतरा, दोनों तरफ कनपट्टी के ऊपर से दोनों तरफ से बाल साफ, और बीच में थोड़ा सा बाल छोड़ते हैं जैसे चिड़िया का घोंसला। यदि चिड़िया उसके अंदर अंडा दे दे तो गिरेगा नहीं। ऐसे लड़के कटिंग कराते हैं। क्या फैशन है ये! इससे क्या हमारा समाज तरक्की करेगा? हर लड़कों को गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, चाहे लोन पर निकाल के लाएं, पर बिना गाड़ी के नहीं चलते। हमारी महिलाएं, नारियां किसी पूजा करती हैं? देवी की पूजा करती हैं। जो देवी ने एक चूही का बच्चा भी नहीं पैदा किया, और उससे बच्चा मांगती हैं, लड़का मांगती हैं। छठ माई के पास जाती हैं, छठ माई की पूजा छठ की करते हैं, उनसे बेटा मांगती हैं। अरे असली देवी, असली छठ माई तो आपकी सास है, जिसने आपको बेटा रूपी पति दिया है। आपको बेटा पैदा किसने किया? आपके पति ने पैदा किया। आप उसको छोड़ करके बाहर पानी में पूजते हैं, छठ माई की पूजा करते हैं, लेट लेट के जाते हैं। कभी किसी ने देखा छठ माई को? बस सुना सुनी। जैसे संतोषी माँ की फिल्म चली थी, और संतोषी माँ की फिल्म देख करके लोग, संतोषी माँ की तस्वीरें छप गई, घर घर में पूजा होने लगी, लोग शुक्रवार का व्रत करने लगे, खटाई पटाई बंद कर देते थे। अब संतोषी माँ तो अब शायद उड़ गई है, अब संतोषी माँ नहीं रही, अब दुर्गा माँ। हर घर घर में जागरणों में 5-5 लाख रुपया लगा देते हैं, और जागरण वाले क्या करते हैं? शराब पी करके तब भजन गाते हैं। पूरी रात कहते हैं बिना शराब पिए खड़े नहीं हो सकते। वहां कौन सी माँ आती है? अरे इतना पैसा है, आप लोग किसी गरीब को दे दो, अस्पताल बनवा दो, गरीब भूखे नंगों को कपड़े दो, दवाई दो, कुछ काम आएगा, उसका फल मिलेगा। जिस देवी की पूजा करते हो, अगर आप देवी की पूजा करते हैं, उसकी नकल करते, आप भी देवी बन सकती हो। लेकिन हम देवी, कौन सी देवी की पूजा करते हैं? दुर्गा देवी, अन्य माताएं। लेकिन नकल किसकी करते हैं? श्री देवी की। आप ही देवी हो, आप सरस्वती हो, आप लक्ष्मी हो। बाहर की नकल छोड़ करके आप अंदर अपने आचरण की, अपना आचरण सुधारें। हमारे भारत में नकल बहुत होती है। कोलगेट जो है ना, विदेश वालों ने इसको नकारा है, जहर बताया है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में
कोलगेट बहुत अच्छा माना जाता है। हर आदमी कोलगेट 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 चाहिए। इसका प्रयोग करते हैं। किस चीज से बनता है? हड्डी को पीस करके तब कोलगेट बनता है। हड्डी को, हड्डियां जितनी जाती हैं सब इनको कोलगेट वाले ही खरीदते हैं। आयुर्वेदिक टूथपेस्ट छोड़ करके जितने भी कोलगेट वगैरह थम्स टूथपेस्ट हैं, क्लोजअप वगैरह, सब हड्डियों से बनते हैं। उनमें कलर डाल देते हैं, मीठा डाल देते हैं, और आके अमेरिका में अमेरिका वाले दातवन करते हैं। हमारे इंडिया से ही दातवन 250 रुपये कहते हैं, एक दातवन बिकता है। यहाँ से दातवन जाता है, बबूल की दातवन करते हैं। लाइफ बॉय साबुन, विदेश वाले लाइफ बॉय साबुन से कुत्ते को नहलाते हैं, और हमारे यहाँ लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। ऐसे मसूरी प्रचार होता है। लाइफ बॉय को पसंद करते हैं, लाइफ बॉय को से नहाते हैं। सबसे अच्छा साबुन इसको मानते हैं। और अंग्रेजी दवाइयों में पैरासीटामोल को विदेश वालों ने जहर बताया है कि पैरासीटामोल नहीं खानी चाहिए, लेकिन हमारे इंडिया में धड़ल्ले से बहुत तेजी से पैरासीटामोल बिकता है। हर आदमी पैरासीटामोल जानता है। देना भैया पैरासीटामोल, मेडिकल वालों से, डॉक्टर से, MBBS MD डॉक्टर सब पैरासीटामोल के बिना कोई दवाई नहीं देते, यही लिखते हैं। 650 बुखार नहीं होता तो 650 mg की पैरासीटामोल लिख देते हैं। तो ये सब क्या है? हम लोग जहर खा रहे हैं, जहर पी रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक क्या है? जहर है। अगर एक बोतल प्लास्टिक में पानी भर के रख दो, 3-4 दिन बाद उसको पियोगे तो आपको नुकसान दे जाएगा। और कोल्ड ड्रिंक धूप में टंगी रहती हैं, दुकानों में लगी रहती हैं, फ्रिज में लगे रहते हैं। पता नहीं कई कई महीने का ये सब कोटा आता है भरा, ट्रक भर भर के आते हैं, पेटियां भर भर के सप्लाई होती हैं। पता नहीं कब का ये पानी भरा रहता है। पानी होता है, उसमें क्या मिला होता है? केमिकल और सोडा और मीठा। उसको फ्रिज में रखते हैं, ठंडा करके उसको गटर गटर पीते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक क्या अंदर जाके गैस बनाएगा, लीवर किडनी को खराब करता है। इसे कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं पीना चाहिए। लोग गुटखा खाते हैं, कहते हैं भाई बिना बीड़ी सिगरेट गुटखा के तो लैट्रिन नहीं आती, प्रेशर नहीं बनता। सारा प्रेशर क्या इसी में घुसा है? शराब का प्रचार होता है, गुटखे का प्रचार होता है, केसरी, पान पराग, इतने अच्छे अच्छे नाम रखे हैं। बड़े बड़े हीरो शाहरुख खान वगैरह ये सब केसरी पाउच की बड़ा प्रचार करते हैं। ये पाउच वाले बहुत खर्चा करते हैं प्रचार के लिए, तब वो बिकता है। ये गुटखा कैसे बनता है? इसमें सुपारी डाली जाती है। वो सुपारी जो होती है सुअर के खून में पकाई जाती है, लाल कर दी जाती है, फिर इसको सुखा देते हैं धूप में, छोटे छोटे पीस करके पाउच में पैकिंग हो जाता है। इतना कत्था कहाँ पैदा होता है? कहाँ से कत्था लाए हैं? पूरा कढ़ा भर के खून में खौलता है, फिर इसको मुँह खाते हैं तो मुँह लाल हो जाता है जैसे खून, और खून होता ही है। कितने लोग कहते हैं, मैंने कहा भाई इस जो पाउच है तुम खा रहे हो, उस पर क्या लिखा है? बिच्छू का फोटो छपा रहता है, और कहते बिच्छू के जहर जैसा ये पाउच के अंदर जो है जहरीला है। और लिखा है इसमें, क्या लिखा है?
इसको खाने से कैंसर होता है। तो भाई बोला सभी पर ऐसे ही लिखे रहते हैं, वो अपना बचाव करते हैं इसलिए लिख देते हैं। हमें तो बहुत 20 साल हो गए खाते, कभी कैंसर कुछ नहीं हुआ है। ऐसे एक दूसरे को लोग सर्टिफाई करते हैं और खाते हैं, बीमारी खरीदते हैं। ये बहुत ही सोचनीय बात है। स्मैक का ज़माना, स्मैक ऐसी बीमारी है जो उसकी आदती हो जाता है, वो छूटती नहीं है और शरीर ऐसे हो जाता है बिल्कुल चूहे जैसा। शरीर में बिल्कुल एकदम कमज़ोर, कपड़ा पहनते सब कपड़ा जीन्स वगैरह नीचे गिरने वाली हो जाती है। जब शरीर ही नहीं होगा तो पैंट जीन्स कहाँ थमेगी शरीर पर। ऐसे बलवान शूरवीर हमारे आज के जवान लोग हो रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी कैसे बलवान बनेगी। दारा सिंह जैसे वीर और भगत सिंह, चंद्रशेखर, महाबली, बड़े बड़े जो हमारे देश के लिए लड़े मरे मिटे, ऐसे शूरवीर बलि क्या उम्मीद करते हो दोबारा से पैदा होंगे? बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, तुलसी, ये बड़े बड़े संत महापुरुष कहाँ से हुए? हमारे देश से ही हुए। क्या ऐसी हम आशा उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी में ऐसे वीर, ऐसे संत महापुरुष पैदा होंगे? इसलिए इसी करेंगे तो हमारे देश का पतन पक्का है। दोबारा से फिर हमारा देश गुलाम हो जाएगा। इसलिए हमें संभलना है, आने वाली नस्लों को बदलो, देशभक्त बनो, रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर जैसे बनो। एक ने फैशन में फेयर एंड लवली का बहुत प्रचार होता है, आज से नहीं 40 से 50 साल से फेयर एंड लवली चल रही है, लोग लगाते हैं। उसका प्रचार ऐसा हुआ था कि फेयर एंड लवली का इस्तेमाल करें, 1 हफ्ते में 8 दिन में गोरे हो जाओगे, काले से गोरे हो जाओगे। एक काले व्यक्ति ने उस फेयर एंड लवली को खरीदा और 8 दिन तक खूब लगाया, दिन में 3 बार 4 बार खूब लगाता था। लगाया, कोई चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसने जाकर के कंपनी के ऊपर FIR दर्ज कर दिया कि आप लोग प्रचार करते हैं 8 दिन में गोरा हो जाएगा, मुझे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद हमारी जो घर की नारियां हैं, क्या खाती हैं, क्या बनाती हैं, अपने बच्चों को क्या खिलाती हैं? चाउमीन, बर्गर, मैगी, पास्ता, पिज़्ज़ा, ये सब या तो बाज़ार से लाएंगे बना बनाया, नहीं तो घर में मसाला बना बनाया बाज़ार से आता है रेडीमेड। चाउमीन डाला या मैगी डाली, फटाफट 10 मिनट में तैयार। खुद खाते हैं, बच्चों को देते हैं। ये क्या पेट में जा कर के अतड़ियों में चिपकता है, कब्ज होता है, गैस बनता है, बवासीर होती है और भी अन्य बीमारियां, कैंसर वगैरह की संभावना होती है। चाउमीन कैसे हो? देखने में बिल्कुल जैसे बरसात में केचुआ निकलता है, ऐसे देखते हैं। कितने लोग खाते हैं, मुंह से लटकता है लंबा लंबा, जैसे कि केचुआ खा रहे हो। कहाँ से ये फैशन बन गया? मैगी, नूडल्स, ये सब खाना बंद करें। इनके अंदर क्या मिलता है, ऑनलाइन से नेट से रिसर्च करके देखें। इनमें सब में सुअर की चर्बी मिलती है। सुअर की चर्बी के बिना मैगी, नूडल्स और पाव ऐसे बन करके पैकेट में आते हैं, उनका नाम बदल दिया जाता है। चिकनापन उसमें देने के लिए सुअर की चर्बी ही होती है। हर जगह सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है। इससे क्या होगा? बीमारी लगती है, कैंसर बनेगा। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बड़े ठाठ से पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, मरिंडा पीते हैं। कोई मेहमान गेस्ट आया तुरंत कोल्ड ड्रिंक, एडवांस ही रहती है।
कहावत है कि पेप्सी बोली सुनो कोका कोला, भारत के लोग हैं बड़ा भोला। विदेश से मैं आई हूं, अपने साथ मौत में लाई हूं। लहर नहीं मैं जहर हूं, इससे लहर नहीं मिलेगी अंदर आपको। लहर नहीं मैं जहर हूं, किडनी गुर्दों का जलता कहर हूं। जितने भी कोल्ड ड्रिंक हैं उसमें क्या है? सोडा, केमिकल। ये सब पीने से बीमारियां बनती हैं, कैंसर होता है। पानी पिए, तांबे में पानी भर के रखें, तांबे का लोटा लो, बॉटल लो, उसमें पानी भर के रखें, दिन में रखें, शाम तक पिए, रात को रखें, सुबह पिए। वो पानी आपकी कम से कम 100 बीमारियों को दूर करेगा। अकल से काम लेना चाहिए। लोग, हमारे भाई, हमारी बहन बेटियां कहाँ जा रही हैं, कहाँ कैसे इनका सुधार होगा। नारी होती है घर को स्वर्ग बना देती है। मर्यादित कपड़ा पहनना चाहिए। कितनी बहुएं आती हैं, ससुराल से आती हैं और पहले से फ़ोन पे पूछ लेती हैं शादी से पहले कि हम कहाँ रहेंगे। आप नौकरी करते हो, जहाँ नौकरी करोगे हम आपके साथ रहेंगे, घर में नहीं रहेंगे, गांव में नहीं रहेंगे। पहले से तय कर लेती हैं। यदि वो स्वीकार करता है तो शादी हो जाती है। हमारे कितने भाई बेटे हैं, शादी होते ही, आते ही 3-2 महीने में ही चूल्हा अलग, घर में रहे तो, नहीं तो जहां नौकरी करते हैं वहीं लेके चले जाते हैं। बूढ़ी सास ससुर हैं, शादी से पहले ही उनसे अलग हो जाते हैं। ऐसा संस्कार कौन देता है? माँ बाप से मिलता है। माँ बाप जब ऐसा पहले से वो ऐसे संस्कार खुद करेंगे तो आगे बच्चों पे ही संस्कार होगा। एक बूढ़ी माता थी, गांव में अकेली रहती थी। सोचा बेटा शहर में रहता है, मैं यहाँ बीमार चल रही हूँ, महीना हो गया, दवाई खाते खाते ठीक नहीं हो रही हूँ, तो इलाज कराने के लिए फ़ोन किया कि बेटा मैं बीमार हूँ। तो बेटे ने कहा ठीक है माँ, तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ और यहाँ अच्छे से इलाज करा दूंगा। तो माँ गई, महीना भर रही, खूब इलाज हुआ, फल फ्रूट खूब सेवा किया, खूब खाया पिया, ठीक हो गई। तो कहा बेटा मैं अब जाना चाहती हूँ और घर में कोई नहीं, ताला लगा के आई हूँ और मक्का भी हो गया है, उस फसल को कटवाना है। ठीक है बेटे ने कहा ठीक है। तो यहाँ से जब चली गई तो बहू फोन करती है कि मम्मी आपके इलाज में मेरे पति का 25-30 हजार रुपया खर्चा हुआ है। आप एक काम करना, जो आप मक्का कटवाएंगी फसल से जो पैदा होगा उसमें से 30 हजार रुपया मकई बेच करके पैसा भिजवा देना। 30 हजार रुपया भेज देना। सास भी पढ़ी लिखी थी, उसने कहा ठीक है बेटी, बहू मैं आपका पैसा भिजवा, लेकिन मेरा भी कुछ हिसाब किताब है, मेरा भी हिसाब कर दो। कि कैसा? कि बेटी जो तुम्हारा पति है ना, जब मेरे पेट में गर्भ में था तो इलाज दवाई पत्ता चलता था, अंदर परेशानी होती थी, तो 5-7-10 हजार रुपया उसमें पेट में रहते रहते खर्चा हुआ। फिर आगे जब पैदा होने का टाइम आया तो ऑपरेशन से हुआ, बड़े ऑपरेशन से 25-30 हजार रुपया खर्चा आ गया ऑपरेशन में। फिर इसके बाद फिर उसको पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया, शादी किया, लगभग 5 लाख रुपया मेरा खर्चा आ गया है।
आप ऐसा करना कि जो आपके 30,000 रुपये लगे हैं, काट करके बाकी पैसा हिसाब कर लेना, मेरे पास भेज देना। पति पर पूरा कब्जा करना चाहती हैं। माँ ने कहा, बेटा मैंने जो सुहाग तुम्हारे को दिया है, एक पहले किसका था? वो पहले मेरा बेटा है, तब आपका पति है। पति को तो एटीएम बना लेती हैं, बहुएं आती हैं, पति को एटीएम बना लेती हैं। जब बटन दबाएं पूरा श्रृंगार आ जाए, बटन दबाएं कोई जेवर चाहे वो आ जाए, जैसी साड़ी चाहे, सूट चाहे वो आ जाए। तो बटन दबाते ही सब कुछ मिल जाता है। और बूढ़े माता पिता जो होते हैं, कभी इस एटीएम का इस्तेमाल नहीं करते, अपने बेटे को देते हैं, जीवन भर करते आए हैं, घर मकान सब कुछ, सुख दुख में कभी एटीएम का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जो कल की बहुएं आती हैं, पूरा उस पर अपना कब्जा मानती हैं, एटीएम मशीन मान लेती हैं। कितने बहुएं होती हैं अपने नैहर से ज़्यादा लगाव रखती हैं, प्रेम करती हैं, और फोन पे कई कई घंटों घंटों लगी रहती हैं। फोन पे कहेंगी और समाचार सुनाओ, पूरे दिन का समाचार लेती हैं, क्या बनाया क्या खाया, बिना मतलब की बातें। और माँ भी पूछती, हाँ बेटी कैसे हैं तुम्हारे परिवार में, सास ससुर कुछ कहते तो नहीं, लड़ते झगड़ते तो नहीं? पूरी सारी शिकायतें फोन में दे देती हैं। माँ बाप को जब शिकायत करते हैं तो उनको भी उनके सास ससुर से नफरत हो जाती है। बता देती हैं कि मेरी सास ऐसी कह रही थी, मेरा ससुर तो ऐसे कहता रहता है, ऐसे बोलता रहता है, बिना मतलब चिल्लाता रहता है। तो उनकी बातों को सुन करके उनको भी नफरत हो जाती है। कभी अपने समधी से, समधन से बात नहीं करते हैं, अंदर से राग द्वेष बना देती हैं। बस बेटी तक बहुत होगा, दामाद तक, कि मेरा बेटा मेरी बेटी और दामाद मानते रहे, मेरी बेटी को मानता रहे, बस हमें और किसी से क्या लेना। बहुत होगा नातनी से बात करा दो, नातनी से बात कर लेंगी। बाकी परिवार में समधी है, समधन है, ननद है, और भी परिवार के देवर जेठ हैं, बहू के, किसी से भी बात करना नहीं चाहते। साल साल भर हो जाता है, कभी हाल तक नहीं पूछते। क्या मतलब? मीठा मीठा बन के उस टाइम तो हाथ जोड़ जोड़ के शादी करवा लेते हैं, रिश्ता कर लेते हैं। बोलते हैं जीवन भर हम आपको मानेंगे, आपके सुख दुख में रहेंगे। ऐसे चालसाजियों से रिश्ते करा लेते हैं और बाद में अपने गज से नापते हैं। फिर तो बस बेटी तक ही रिश्ता रहता है या दामाद तक, और बाकी से क्या लेना देना है। बहू को चाहिए अपने माता पिता की जगह सास ससुर को अपना माता पिता माने, उनकी कदर करे, उनकी सेवा करे। उन्हीं से संस्कार आगे हमें हमारे बच्चों को मिलता है। यदि बच्चों को हम संस्कार अच्छा नहीं देंगे, जैसा हम कर रहे हैं ऐसे ही वो आगे हमारे साथ भी करेंगे। एक बच्चा था, उस बच्चे के माता पिता कहीं पार्टी में जा रहे थे, तो सास अकेली घर में रहती, तो उन्होंने कहा मम्मी आप ऐसा करना, बराबर में भंडारा आश्रम है, मंदिर, वहाँ आश्रम में भंडारा चल रहा है, चलता रहता था, और वहीं भोजन कर लेना।
उसने कहा, हाँ बेटी, मेरे से गैस सिलेंडर तो चलेगा नहीं, और मैं क्या करूँगी, वहीं जाके भोजन कर लूँगी। बच्चा सुन रहा था और आगे रास्ते में जाते हुए बोला, पापा मम्मी, मैं भी बड़ा होऊंगा तो मैं भी एक मंदिर बनवाऊंगा घर के पास, और मंदिर में भंडारा लंगर चलता रहेगा, और जब कहीं मुझे भी कहीं बाहर जाना होगा तो आप लोगों को भी उसी मंदिर लंगर में भेज दिया करूंगा। ऐसा सुनकर उनके अंदर बिजली सी चौंध गई कि हम लोग क्या कर रहे हैं अपने माता पिता के साथ। हम जैसा दूसरों को देंगे वैसा ही वापस आता है। इसलिए हमें संस्कारी होना चाहिए। जब हम संस्कारी अपने अंदर संस्कार डालेंगे, ऐसे संस्कार दूसरों पर, बच्चों पर पड़ता है। माँ ने आपको एक सुंदर पति दिया, सास ने आपको सुंदर पति दिया, और आप उसी सास से व्यवहार अच्छा नहीं रखती हो, गाल फुला के बैठ जाते हैं। सास ससुर ने दिन रात करके आपके लिए घर मकान बनाया, संपत्ति की बनाई, और आज आप लोगों ने उन्हीं सास ससुर पर ध्यान नहीं देते। उनको क्या समझते हो? नारी महान होती है, अदब की मर्यादा होती है। इसलिए सेवा सम्मान करना सीखे। घर को स्वर्ग नारी ही बना सकती है। नारी एक ऐसी है कि घर को चाहे नरक बना दे, चाहे स्वर्ग बना दे। नारी ही, स्त्री ही, माँ ही बेटी को पूरा संस्कार माँ देती है। अगर बच्चे बिगड़ती हैं, बेटियां बिगड़ती हैं, तो माँ के लापरवाही से बिगड़ती हैं। माँ को सब पता होता है मेरी बेटी कहाँ जा रही है, किस टाइम आ रही है, किससे बात करती है। हमेशा बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। मेरा बच्चा किससे संपर्क में है, किसके पास बैठ रहा है। मोबाइल ज़्यादा नहीं देना चाहिए बच्चों को। मोबाइल से बहुत ज़्यादा फायदा कम, नुकसान ज़्यादा। मोबाइल से बात कर करके लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, टेंशन में हो रहे हैं। मोबाइल से घर बैठे ही झगड़ा लड़ाई हो जाता है। इसलिए हमें अपने से शुरुआत करें, अपने परिवार से शुरुआत करें, तभी हमारा समाज तरक्की कर सकता है। नहीं तो ये देश एक दिन जरूर गुलाम हो जाएगा। इसलिए मैं सभी अपने श्रोताओं को ये संदेश देता हूँ, सभी अपने से शुरुआत करें। हम अच्छे बनेंगे तो आगे हमारी पीढ़ी भी अच्छी बनेगी। आने वाली पीढ़ी को ध्यान दो। बड़े चिंताजनक ये बात है कि हमारे बच्चे पतन की ओर जा रहे हैं। हॉस्टल में जाते हैं, पढ़ाने के लिए भेजते हैं, लेकिन हॉस्टल में लड़का लड़कियां क्या करते हैं? आपस में प्रेम करते हैं, लव करते हैं। और भी समाज में कितना प्रदूषण बढ़ रहा है। भक्ति भाव लेने में भी साधु संत बन करके भी लोग आपस में प्रेम व्यवहार नहीं, कलेशबाजी, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे की निंदा, दूसरे को नीचा दिखाना। जो साधु हैं, साधिकाएं हैं, सब में राग द्वेष हो रहा है। जब नजदीक जाओ तो पता लगता है कि इस आश्रम में भी राग द्वेष है। दूसरों की कमियों को उछालते हैं, बदनाम करते हैं। बच्चों को गलती करते हैं, उनको समझाना चाहिए, समझा करके उनको लाइन पे लाना चाहिए। यदि हम कठोरता का व्यवहार करेंगे तो बच्चे नहीं मानेंगे। उनको समझाओ, बेटा, अकेले में बैठा के समझाओ, उनका अपमान मत करो, बदनाम मत करो। लेकिन लोग
उनको अपमान करने में, बदनाम करने में अपनी बहुत बड़ी बड़ाई समझते हैं, जैसे खुद ही पैदा किया हो उनको। अरे अपने को देखो ना, हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, कितनी कमियां थी। आज अपने आप को साधु महंत बड़े इज्जत वाले बन जाते हैं। अपने अंदर झांक के देखो कि युवावस्था में हमने भी क्या किया था। आज के बच्चे भी, युवा पीढ़ी क्यों बिगड़ रही है, हमें देख करके ही। उन बच्चों को ऐसे तरीके से समझाओ कि बेटा आप ऐसे चलो, फोन का इस्तेमाल समय से करो और बुरे लोगों की संगत में मत बैठो, बिना वजह बात मत करो, तभी संस्कार बनते हैं। प्रेम के साथ समझाओ दूसरे को। पहले खुद संभलो, खुद सुधारो अपने को, स्वयं से शुरुआत करो। हम भी एक समाज के हिस्सा हैं। आश्रम में रहते हैं, आश्रम में लोग कैसे रह रहे हैं उनका ध्यान दो तरीके से। उन पर डांट फटकार इतनी करो उनको, आत्मा को उनको कष्ट ना हो, दुख ना हो। बेटे की तरह, बच्चे की तरह, बेटी की तरह, माँ की तरह उनको प्यार दो, तो बच्चों के अंदर उसका प्रभाव पड़ता है और वो प्रेम से, किसी को भी मनाना हो प्रेम के साथ मनाओ उसे। अगर उसको आप डांटो धमकाओ और उसको बदनाम करोगे तो वो सुधार कभी नहीं होने वाला। इसलिए सुधार अपने से करें, दूसरों से अच्छा शील का बर्ताव। सदगुरु अभिलाष साहब कहते थे, अपने पे कठोरता, दूसरों पर शील का व्यवहार करना चाहिए, तभी सुधार होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय।